जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 7 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो तैयारी आपकी करवाई जाती है। इसके अलावा गाइज, ये है आज के हमारे टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी चीजें मैं आपको टॉपिक्स के दौरान जो है बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद और टॉपिक को ध्यान से सुनना है। और जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। गाइज, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग के एक बार कमेंट जो है वो देख लेता हूँ। प्रीति मिश्रा जी का आंसर आया है, वेरी गुड। शगुन सिंह, हाँ सर, ऐसा ही होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं जिसके बारे में आपके पास पूरी तरह से इन्फो नहीं होती है, जज करने लगते हैं। और ये नहीं आता तुम, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नेगेटिव लोग जिनसे अपनी लाइफ में रहो, लाइफ से दूर रही है, मतलब दूर रखिए अपनी लाइफ से इन लोगों को, क्योंकि ये नेगेटिविटी रहो फैलाते हैं। और ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास अभी नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आयुष गुप्ता का भी आंसर आया, वेरी गुड आयुष गुप्ता। ईशा ठाकुर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर्स लिख रहे हैं आप लोग। शगुन सिंह, वेरी गुड। लड्डू ने भी लिखा है कि यस, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली स्टाफ का बुरा हाल है, बहुत बुरा, बिल्कुल हो ही रहा है। आयुषी सिंह, वेरी गुड। समीर भटनागर, पायल भारती, अमित, बिल्कुल अमित, मैं अगली बार से आपको एमसीक्यू में थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, पता है, वो वीडियो को रोकने का कोई मतलब नहीं है, टाइम स्ट्रेच करने का। आप वीडियो को पॉज जो है वो कर लिया करो, बट फिर भी पॉज करने का मैं टाइम दे दूंगा कि वीडियो को पॉज करो, मैं बोल दूंगा और तब आप पॉज कर देना, फिर आंसर अटेम्प्ट करना। चलिए, अब आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक तो आज का नेचुरल हाइड्रोजन का रिपीट हो गया, जिससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा, क्योंकि नेचुरल हाइड्रोजन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो गाइस बन गया है। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। डेपोट दर्पण या डिपो दर्पण इसको जो है बोलेंगे हम लोग। तो ये भारत की फूड सिक्योरिटी को डिजिटलाइज करने का एक बड़ा कदम है। डेपो दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। हम बात करेंगे एक नए डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में जो कि भारत के फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो अनाज जो आता है खेतों से, उसको स्टोर करने का जो सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने जा रहा है। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका नाम है डेपो दर्पण। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि हर साल भारत में लाखों टन अनाज सिर्फ गलत स्टोरेज की वजह से बर्बाद हो जाता है? यस, यू ऑल नो अबाउट इट, कि अगर सही तरीके से अनाज को स्टोर नहीं किया गया तो अनाज हो जाएगा खराब। तो डेपो दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है ये? पहला पॉइंट, डेपो दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको क्लियरली सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या? डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिनिस्ट्री का मंत्रालय का नाम भी जो है वो लिखिएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये मंत्रालय का नाम लिख लेना। इन्होंने इस डेपो दर्पण पोर्टल या इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है और इसका लॉन्च 20 मई को जो है वो शेड्यूल्ड है। और क्वेश्चन आएगा कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री का नाम अच्छे से याद रखना। गाइज, ये वेबसाइट रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा फूड स्टोरेज डेपो की, जिससे इंश्योर हो कि क्वालिटी, सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन हो सके, कि हमारे जो अनाज है, जो स्टोर हम करके रख रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से स्टोर्ड रहे। तो उसकी रियल टाइम बेसिस पर ये मॉनिटरिंग करेगा। आपको बता दें डेपो दर्पण के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो है वो क्या है। तो डेपो दर्पण के फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें जियो टैगिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस टूल्स यूज किए जा रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव है कि वेस्टेज को कम करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और फूड सिक्योरिटी को बूस्ट करना। सोचिए, अगर हर गोडाउन में रियल टाइम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर लगे हों तो खराब होने से पहले ही वार्निंग मिल जाएगी। यही इस बेसिकली डेपो दर्पण का काम होने वाला है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आप बुलेट पॉइंट्स में फीचर बस लिख लीजिएगा, लिख लीजिए डेपो दर्पण के फीचर, और सिर्फ ये बुलेट पॉइंट लिखेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, जियो टैग्ड ऑडिटिंग, बस ये। ठीक है, ये सब चीजें जितनी दिख रही हैं आपको, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट में बस आप जो है वो लिख लो, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। सुनो अब ध्यान से। रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर और सीसीटीवी से स्टोरेज की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। जियो टैग्ड ऑडिटिंग, हर गोडाउन का डेटा जियो टैग्ड होगा, यानी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पूरी जानकारी मिलेगी ताकि कोई भी मिसमैच या करप्शन को अवॉइड किया जा सके। इवन ऑटोमेटेड रेटिंग सिस्टम भी है, हर डेपो को रैंक किया जाएगा बेस्ड ऑन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी शामिल की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फॉस्फीन गैस, फायर रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए, सब चीज के लिए यहां पर सेंसर्स लगे होंगे। तो ये बहुत शानदार होने वाला है, राइट। रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में जो यूज होते हैं ना, वो सब यहां पर जो है वो अब लगने वाले हैं, जिससे कि पूरी चीज पता लगे कि कौन आया है, कौन गया है, और कितना सामान बाहर निकला है, कितना सामान ऐड हुआ है। तो गाइस, डेपो दर्पण भारत के 80 करोड़ बेनिफिशियरीज के लिए एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स बेटर फूड डिलीवरी एंड स्टोरेज। इसके थ्रू डिजिटल इंडिया और फूड सिक्योरिटी दोनों को एक साथ पुश मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे सिस्टम हर सेक्टर में लाए जाएं तो इंडिया का शासन कितना बेहतरीन हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने शासन को बेहतर करना है, जो कि आगे चल के आप लोग करोगे। तो उसके लिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। तो चलिए, बस इतनी चीज बस आपको समझनी थी इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। अब मैं स्लाइड के थ्रू आपको पूरी चीज बता देता हूं। तो न्यूज में सिर्फ यही आया कि डेपो दर्पण वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जा रही है। शेड्यूल है कि इसका लॉन्च 20 मई को जो है वो किया जाएगा, राइट। रियल टाइम बेसिस पर पूरी मॉनिटरिंग होगी हमारे अनाज की। 80 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आते हैं, जिनको राशन हम प्रोवाइड कराते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। इसको पूरी तरह से जो है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल की जा रही है, जिससे वेस्टेज कम होगा, फूड सेफ्टी इंश्योर होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। फीचर्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, जो फिर से रिपीट हुए हैं, राइट। क्योंकि देखो, एक क्या होता है कि पूरे एक पर्टिकुलर आर्टिकल में एक चीज 50 बार मेंशन रहती है, राइट। बट मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको टॉपिक को बस ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक चीज जो होती है ना टॉपिक के अंदर, वो आपके लिए काम की नहीं होती है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने पास शॉर्ट नोट्स रेडी रखो, और सिर्फ उतने जितनी रिक्वायरमेंट है। भाई, आपको समझ में आ गया कि ये डेपो जो ये अभी पोर्टल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वेबसाइट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, डेपो दर्पण, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी, इसका काम क्या, बस ये आपने समझ लिया। बस यही चीज तो लिखनी है, की फीचर्स बस आपने इसके लिख लिए, है ना। तो बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो वेयर हाउस का पूरे इंडिया के अंदर, उसको ये कवर कर रहा है। कितना बड़ा नेटवर्क है तो वो आपको लिखने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। बट यस, आपको पता होना चाहिए कि इस नेटवर्क के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले जितने भी गोडाउन्स हैं उसमें ये पूरी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, है ना। तो ये चीज, तो उन डिजिटल इकोसिस्टम पूरी तरह से इसके अंदर शामिल जो है वो किया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक करने के लिए, जब आगे चल के आप ऑफिशियल बनेंगे और हो सकता है कि आपको इस मिनिस्ट्री के तहत जो है ये कार्य मिल जाए, तो आप इसी के अंडर जो है वो काम करोगे कुछ सालों में, आने वाले समय में, मॉनिटर करने का, शासन को बेहतर बनाने का, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए। देखो, पूरी चीज फिर से रिपीट हो गई, देखा, हमारे यहाँ पर जो वेस्टेज होता है, राइट, तो वेस्टेज ना हो, 80 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को इसमें हेल्प जो है वो मिलेगी, है ना। इससे जो है वो स्टॉक का टर्नओवर जो है वो इम्प्रूव होगा, स्पेस को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वेस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, मैन पावर की कॉस्ट जो है वो कट डाउन होगी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का जो है वो उपयोग जो है वो किया जाएगा हर एक चीज को ट्रैक करने के लिए। डिजिटल गवर्नेंस इससे मजबूत होगा, है ना, और हमारा देश की फूड सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहेगी।
बस इतनी सी चीज है इस टॉपिक के अंदर, समझने वाली क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ये आपके पॉलिटी का टॉपिक है, राइट। और पॉलिटी पर आपको अच्छी कमांड बना के रखनी है, आपको खुद को पता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से रिलेटेड। टॉपिक का टाइटल आपको समझ में आ ही गया है, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या मुझे बता सकते हो कि ये प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, क्या ये बिल मतलब कौन लेकर आता है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इस बिल को प्रस्तुत करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति बाहर का इस बिल को प्रस्तुत कर सकता है जो गवर्नमेंट के बाहर का है? बताओ। देखो, अक्सर नाम पे कई बार जाना नहीं होता। मैं कई बार आपसे ये भी बोलता हूँ कि अरे नाम नाम पढ़कर ही पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं थोड़े से टेक्निकल। इसको नाम पढ़ के समझने वाला टॉपिक नहीं है ये टॉपिक जो है वो क्या है गाइस, ये टॉपिक है बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल का। प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब कि अ, जो एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हो आप? यानी कि जिन लोगों की सरकार नहीं है, अपोजिशन की, जब ये बिल जो है वो लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। समझे आप? तो कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी हाउस के अंदर बिल प्रस्तुत नहीं कर सकता। हाउस में बिल प्रस्तुत करने की शक्ति सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को है, उसके अलावा और किसी को नहीं है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की तो एमएलए को। क्लियर? तो सबसे पहले सबसे मेन चीज समझते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। समझ में तो आ ही गया आपको कि ये बिल वो होता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। ये गवर्नमेंट के एजेंडा से अलग होता है। इसका मकसद होता है कि एक एमपी अपने पर्सनल बिलीफ या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे को उठाने के लिए बिल प्रपोज करे, राइट। तो क्या प्राइवेट मेंबर बिल भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है जैसे गवर्नमेंट बिल फॉलो करते हैं? बिल्कुल हाँ। बिल पास करने का प्रोसीजर, सभी बिल्स पास करने का प्रोसीजर सेम ही होता है। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल डिस्कस होता है, वोटिंग होती है, सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि प्राइवेट मेंबर बिल ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट बिजनेस के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे डिस्कशन का मौका नहीं मिलता। इसलिए कई केसेस में प्राइवेट मेंबर बिल पास होते ही नहीं है। तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लिखना भी मत इससे रिलेटेड नोट्स में, क्योंकि ये टॉपिक के नोट्स आपके ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर बनते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने एरिया के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं इस बिल के अंदर। मतलब उनके एरिया की क्या डिमांड है वो यहां पर प्रस्तुत करते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में महिला सेफ्टी या पानी का मुद्दा है तो एमपी उस मुद्दे पे बिल प्रपोज कर सकते हैं। फिर बहुत से नए और इंपॉर्टेंट मजबूत आइडियाज प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू पार्लियामेंट में आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का प्रमोशन होता है, क्योंकि यहाँ एमपी पार्टी विप से फ्री होते हैं, मतलब पार्टी लाइन से हटकर भी सोच सकते हैं और अपना बिल जो है वो ला सकते हैं, रख सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। शशि थरूर जी ने ट्रांसजेंडर के अधिकार, एजुकेशन पर सुधार जैसे मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किए थे। हालांकि वो कानून नहीं बन पाए, राइट। बहुत डिबेट इसमें जनरेट जो है वो नहीं हो पाई थी, बट फिर भी क्योंकि देखो क्या होता है कि जिनकी सरकार होती है ना, वो बेसिकली उन लोगों के बिल पर डिस्कशन करते ही नहीं है जिनकी सरकार नहीं है, यानी कि जो लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है। तो ये होता है पॉलिटिक्स में, हम लोग को ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी चीज पर ही ये आर्टिकल जो है वो जोर दे रहा था। देखो जो चीज मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये आर्टिकल इसी चीज पर जो है वो जोर दे रहा था कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल को भी जो है वो सुनना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि जब प्राइवेट मेंबर बिल इतना इंपॉर्टेंट है तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता। आपको बता दें 2024 के विंटर सेशन का पहला फ्राइडे जो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए था, वो यूनियन बजट डिस्कशन में चला गया। पार्लियामेंट का वॉकआउट, बॉयकॉट या सस्पेंशन से फ्राइडे सेशन खराब हो जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर बोल्ड बिल लाने से डरते भी हैं कि कहीं वो डिस्क्वालीफाई ना कर दिए ना अपनी पार्टी से। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्राइडे को पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं, या तो अपने एरिया में बिजी होते हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये सब वजह है जिसके चलते प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो कंटिन्यूअसली वो होता है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ का उनको डर जो है वो रहता है, राइट, कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जो है वो जाएंगे तो उनको निकाल ना दिया जाए। तो ये सब चीजें हैं, राइट।
तो प्राइवेट मेंबर बिल के डिस्कशन के लिए फ्राइडे को फिक्स प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेयरनेस अवेयरनेस और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो कैसे मीनिंगफुल प्राइवेट मेंबर बिल ला सकें। चेयरमैन या स्पीकर अनबायस तरीके से शेड्यूल करें टाइमिंग्स को, ताकि एमपी को जो है वो टाइम मिल सके अपने बिल के को डिस्कस करने का। तो ये बस एक छोटा सा टॉपिक था। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस प्राइवेट मेंबर बिल। बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं था। प्राइवेट मेंबर बिल को समझाने की कोशिश की गई थी, तो ये बात यही थी कि भाई इसमें डिस्कशन वगैरह हो नहीं रहा है। तो उसमें बोल रहे हैं कि भाई आप एक सुधार जो है वो लेकर आओ जिससे कि इसमें डिस्कशन हो। 18वीं लोकसभा के अंदर जो है वो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ प्राइवेट मेंबर बिल्स में 2024 में, डिस्पाइट 64 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुए, बट कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एक्सपर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने बोला कि प्राइवेट मेंबर बिल को दोबारा से रिवाइव करो, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। बाकी इस टॉपिक में आज कुछ ज्यादा जो है वो था नहीं समझने वाली चीज। अब ये जो आया है टॉपिक अगेन नेचुरल हाइड्रोजन का टॉपिक है, जो शायद हमने कल ही डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा हो तो। अब आप मुझे बताएंगे कि नेचुरल हाइड्रोजन जो है वो बनता कैसे है। हमने अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा या नॉर्मल हाइड्रोजन को बनाने की प्रोसेस जो है वो पढ़ी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अब आप बताएंगे कि नेचुरल हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। तो यही चीज है आज की डेट में इस पर बात होना शुरू हो गई है कि नेचुरल हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर फ्यूल है। इंडिया जैसी कंट्री के पास जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। दिल्ली सरकार जो है वो अब ये बोल रही है इसके अप्रूवल से पहले कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस जो बढ़ाई जा रही है, राइट, जो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, जिससे कि मतलब ये प्रोटेस्ट जो हुआ था 2025 में, तो उसके लिए वो फीस जो बढ़ा देते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स की हालत खराबी है। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला ये क्यों दे दिया इनने अलॉन्ग साइड। अच्छा इसके अलावा, अच्छा ये दो दो टॉपिक्स को एक साथ इन्होंने मिक्स जो है वो कर दिया है। अब इसका तो कोई तर्क था ही नहीं प्राइवेट मेंबर बिल का, और सॉरी ये नेचुरल हाइड्रोजन से इसका कोई तर्क था ही नहीं। तो दो सब्जेक्ट है, नेचुरल हाइड्रोजन एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आप जानते ही हैं, और प्राइवेट स्कूल फीस को जो है वो रेगुलेट करना। अह, अच्छा ये दो अलग अलग टॉपिक्स को उन्होंने एक ही टॉपिक के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है। ऐसा बेसिकली करना नहीं चाहिए, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है पढ़ने में एक टॉपिक को अच्छे से। बट देखो नेचुरल हाइड्रोजन के टॉपिक को तो मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा ही चुका हूँ, तो इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। माली के अंदर याद रहा है मैंने कल लिखवाया था आपको 1987 माली के अंदर ये पहली बार इसकी डिस्कवरी जो है वो हुई थी, है ना। जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन्स है, ये सब लिख लेना भाई, ये रीजन्स इंपॉर्टेंट है। पेरिनीज, हिमालयस, अल्प्स, अल्प माउंटेन, यहाँ पर नेचुरल हाइड्रोजन का भंडार है, होने की संभावना है। बेसिकली भी फ्रांस में मिला था ना नेचुरल हाइड्रोजन, हमने डिस्कस किया था, डिस्कवरी हुई थी इसकी। अब ये दिल्ली के फीस रेगुलेट कर प्राइवेट स्कूल में फीस रेगुलेट करने से रिलेटेड भी आर्टिकल इसी में शामिल कर दिया इन्होंने। तो एकदम से फीस जो है वो बढ़ गई है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल ने कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एक नए रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो जो गवर्नमेंट लैंड लैंड पर बने हैं, सरकारी जमीन पर बने हैं, तो इनको जो है वो अब फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिससे कि वो मनमानी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार फीस ना बढ़ा। और आज की डेट में बहुत बहुत महंगी फीस हो गई है भाई। मेरा दोस्त है, उसका बेटा है अभी, वो एक तो नर्सरी में है उसका एक बेटा, और एक बेटी है मेरे ख्याल से 5th क्लास की, दूसरे दोस्त की बेटी है 5th क्लास में है। भाई मैं सुन के हैरान था, नर्सरी की, भाई नर्सरी की फीस 40,000 रुपए साल की। और मेरे ख्याल से तो मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, बहुत महंगी हो गई यार फीस। मेरे ख्याल से मेरे टाइम पर मैंने जब अपनी पूरी स्कूलिंग जो है वो करी थी, तो पूरे साल भर की तो स्कूल की फीस 6-7 हजार रुपए जो है वो लगती थी यार, उससे ज्यादा लगती नहीं थी। 6-7 हजार भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा समय था यार। आजकल तो यार बहुत खतरनाक महंगाई बढ़ गई है। अब कोचिंग्स की देखो आप भाई, कोचिंग्स की फीस आज की डेट में देखो, लाखों लाखों रुपए तो कोचिंग की फीस जो है वो जाती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है अच्छी कोचिंग में आपको, तो देखिए आप फीस कितनी ज्यादा है। और वही कोचिंग जो है वो पूरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करवा पाती है ना। तो बहुत दिक्कत है यार, एजुकेशन बड़ा महंगा हो गया है इसको। बट हाँ, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने जो है वो एजुकेशन भले ही कितना महंगा हुआ, बट यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ये सब प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ऑनलाइन जो फ्री एजुकेशन जो चल रही है उसके जरिए, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा इनिशिएटिव है, इसके जरिए एजुकेशन को जो है वो
गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है कि हर एक बच्चा जो है वो सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सके। अब देखो यार, फीस तो रखना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी को चलाना है, उनको अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरी देनी है। प्लस साथ ही साथ जो है वो उनको खुद को भी तो अपनी लाइवलीहुड, आजीविका मेंटेन करनी है ना यार। अब जैसे बात वही है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, और आपको अगर कहा जाए कि भाई आप सर्विस ज्वाइन कर लो बट आपको कोई पैसा नहीं देंगे, तो क्या आप मानोगे? अच्छा, इनमें से कोई नया नया जो प्रिपरेशन करने के लिए बैठा है जो व्यक्ति, वो बोलेगा कि अरे हम तो सर बिना सैलरी के रहे, वो हमें तो बस ऑफिसर बना दो, हम बिना सैलरी के काम करेंगे। मेरे पास था एक स्टूडेंट था, तो उसका आया था कि सर मुझे नहीं चाहिए कोई सैलरी वैलरी, मैं तो बिना सैलरी के काम जो है वो कर लूंगा। बेटा ये नया नया जोश है। नया नया जोश नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर बिना सैलरी के अगर समाज सेवा जो है वो करनी, तो अभी वैसे भी कर सकते हो भाई, आप उसके लिए ऑफिसर बनने की क्या जरूरत है? बट वही रहता है कि लोग जो है वो कई बार बिना सोचे समझे चीजें बोलते थे। जिस दिन आपकी सैलरी नहीं आएगी ना आपके अकाउंट में, तब आप सोचना कि आपका दिमाग खराब कैसा होगा, क्योंकि भाई पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस चैलेंजेस ये है, इस दो टॉपिक पे उन्होंने जो है वो रिपीट कर दिया। बाकी कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उस पर जो है वो मेनली फोकस करना। बाकी इस टॉपिक के अंदर दिल्ली के अंदर जो फीस जो बढ़ाई जा रही है उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड टॉपिक था, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वाला टॉपिक। अब जो टॉपिक पढ़ाऊंगा गाइस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। हम बात करेंगे नमो भारत ट्रेन के बारे में, जिसे पहले RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। नमो भारत यानी इंडिया की पहली रीजनल हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, जो डिजाइन किया गया है दिल्ली NCR सिटीज को फास्ट, इको फ्रेंडली और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने के लिए। इससे पहले ये प्रोजेक्ट को वंदे मेट्रो या RRTS कहा जाता था। ये ट्रेन 100 से 250 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है, मेनली दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाले कॉरिडोर पे। तो लिख लो, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाले कॉरिडोर पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC, इन्होंने जो है वो ट्रायल रन शुरू कर दिया है नमो भारत ट्रेन का। कौन सी ट्रेन का? नमो भारत ट्रेन का, जो इस कॉरिडोर पर जो है वो चलेगी। 100 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने वाली है इन ट्रेन की। बस इतनी सी चीज आपको इसके अंदर ध्यान में जो है वो रखनी है, क्योंकि ये चीज प्रीलिम्स में जो है वो आपसे पूछी जाएगी। इसका पुराना नाम भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या वंदे मेट्रो के नाम से इसको जाना जाता था। हाई स्पीड रेल नेटवर्क का सिस्टम, रेल सिस्टम है ये। और NCR में हम लोग को देखने को मिल रहा है ये पूरा नेटवर्क। ठीक है, बस यही चीज है, ऑब्जेक्टिव यही था इसका कि NCR के लोगों के लिए एक रैपिड, रिलायबल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देना, शहरों की भीड़ कम करना। सड़कों में बहुत भीड़ हो जाती है ना यार, तो ट्रांसपोर्ट को जो है वो इजी और फास्ट बनाना, अलग अलग NCR सिटीज को जो है वो आपस में जोड़ना, अर्बन प्लानिंग को बूस्ट करना, देश में ही बनाए गए कोचेस यूज हो रहे हैं, तो ये बेसिकली मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है। ठीक, ठीक है। कपूरथाला रेल कोच फैक्ट्री लिख लेना आप एक, कपूरथाला रेल कोच फैक्ट्री लिख लो। कपूरथाला रेल कोच फैक्ट्री, यहां पर जो है वो उसको तैयार किया जा रहा है। ट्रेन की स्पीड अप टू 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये चाहो तो जो है वो आप लिख सकते हो। पूरी कोचेस जो होंगे उसमें पूरा वाईफाई होगा, CCTV होगा, सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेटिक डोर्स होंगे। बहुत बढ़िया ट्रेन, इसकी एक बार फोटो जो है वो देख लेना आप। ये फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, यहाँ पर इसको जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये चीज NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, मतलब कि एक आप कह सकते हो कि एक कंपनी हमने ओपन कर रखी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कंट्रोल में आती है। इसका काम है कि हाई स्पीड नेटवर्क डेवलप करना, जिससे बैलेंस अर्बन डेवलपमेंट हो और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड कम आए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब ने मिलकर ये कंपनी जो है वो खोली है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। तो ये NCRTC एक कंपनी है, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ज्वाइंट वेंचर हुआ है, कौन सी गवर्नमेंट के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ है, तो ये गवर्नमेंट के नाम लिख लेना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्होंने मिलकर ये कंपनी खोली है। जो इस कंपनी का काम यही है कि ट्रांसपोर्ट को फास्ट करना, रिलायबल बनाना, जिससे कि लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान जो है वो हो सके। बस बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर गाइस।
ठीक है। ट्रायल रन इसका जो है वो कंडक्ट वगैरह किया है, वो सब चीजें पूछी जाती नहीं है, प्रॉपर फीचर्स के साथ इसके कोचेस रहेंगे। हाँ, अब एक और जो टॉपिक आ रहा है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है। सी विजन। लिख लो सी विजन का नाम। ये टॉपिक गाइस सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजी और इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सी विजन क्या है गाइस? तो ये एक एडवांस्ड मैरीटाइम यानी कि समुद्र मैरीटाइम सर्विलांस सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? मैरीटाइम सर्विलांस सॉफ्टवेयर की समुद्री सुरक्षा की निगरानी रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है। देखो लिखा हुआ है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप ये लिखो कि समुद्री सुरक्षा पर निगरानी रखने का सॉफ्टवेयर, एक एडवांस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सॉफ्टवेयर। इसको डेवलप किया है किसने? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने। एक हॉकेई, HAWKEYE, HAWKEYE, हॉकेई। देखो यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी ने हाईलाइट किया है कि ये इंडिया को जो है वो बेच रहे हैं। बट उससे पहले आप ये इस कंपनी का नाम लिख लो, हॉकी हॉकी 360, जो एक डिफेंस एनालिटिक्स कंपनी है यूएसए की। इसकी पार्टनरशिप में इसको ऑपरेट किया है यूएसए ने। तो मतलब सिंपल शब्दों में ये सॉफ्टवेयर यूएसए का है, सी विजन। है ना, नाम से मेरा सी विजन, समुद्र का विजन, समुद्र क्षेत्र पर निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर नेवीज को रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ताकि वो समुद्री क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज जो चल रही हैं उसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकें। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, बस वही की फीचर्स लिख लो आप, बस ये वाली चीज लिखोगे आप, लाइव ट्रैकिंग, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मल्टी यूजर कोलैबोरेशन, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट की इमेज का उपयोग करेगा, ये रडार के डेटा का उपयोग करेगा, सबको इंटीग्रेट करके रियल टाइम बेसिस पर बता देगा कि कौन सा जहाज कहां पर जा रहा है या क्या एक्टिविटी हो रही है समुद्री क्षेत्र में। इस सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है बिना इंस्टॉलेशन के। इसका मतलब है आप पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हो। सी विजन से भारत को मिलती है एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस जिससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक्यूरेट होंगे। वैसे तो आपको ये पूछा जाएगा कि सी विजन जो है सॉफ्टवेयर वो किसका है, तो यूएसए का है, जो यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर इंडिया को इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी और स्ट्रेटेजिक सी लेन्स में बेहतर निगरानी रखने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर्स के कॉन्टेक्स्ट में काफी बढ़िया है सॉफ्टवेयर। अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंस बढ़ने से हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हमें मिलेगा। फिर कॉड और आईओआर नेशंस, इंडियन ओशन रीजन की जो नेशंस है ना, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कॉड देशों के साथ और बेहतर हमारे संबंध हो सकेंगे। इंटेलिजेंस हम शेयर कर सकेंगे, यानी कि डेटा हम लोग समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने से रिलेटेड शेयर कर सकेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट, ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क, इन सब के साथ जो है ये वो करता है, अलाइन करता है। बस ये, इसमें और ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 131 मिलियन यूएस डॉलर की सेल्स का अप्रूवल जो है वो मिल गया है। तो सी विजन क्या है आपको समझ में आ गया कि ये एक सॉफ्टवेयर है बस। NMR, इसके बारे में भी पहले हमने बहुत पहले जो है वो कवर किया हुआ है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ट्राई करो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो देने की। चलो अब मैंने टाइम दे दिया आपको, पॉज कर लो। आज ज्यादा टॉपिक्स थे नहीं क्योंकि नेचुरल हाइड्रोजन वाला टॉपिक जो था वो काफी सिंपल सा जो है वो टॉपिक था, जो पहले भी मैंने आपको कल ही हमने जो है वो डिस्कस किया था डिटेल में। तो वो टॉपिक तो रिपीट हो गया था। और बाकी दूसरे टॉपिक्स में उतनी कुछ खास चीजें जो है वो थी नहीं जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता जो है वो पड़े। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस आंसर क्वेश्चन का, नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो क्या है गाइस ये? तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस है सभी लाइसेंस डॉक्टर्स का इंडिया के अंदर, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं उनका पूरा डेटा इसमें है। इसको स्टैब्लिश किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, कि मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं भाई पब्लिक ट्रस्ट कर सके, क्योंकि आज की डेट में मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले डॉक्टर बहुत सारे हैं, है कि नहीं? उससे पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन से जो है वो कम होता जा रहा है, तो ट्रस्ट जो है वो पब्लिक का कम ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको लाया गया। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। तो चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर का एरिया जो है वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में, याद रखना। पालपुर कूनो नेशनल पार्क, ये मेन साइट है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की, मध्य प्रदेश में। आपको पता ही होगा कूनो नेशनल पार्क में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया। और फिर एक मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी जो है वो डेवलप किया जा रहा है, दूसरा हैबिटेट चीता के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लिख लेना आप। तो कॉरिडोर जो है गाइस, यहाँ पर चीता को जो है वो लाया जा रहा है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके सपोर्ट से। और दोनों स्टेट जो है वो कोलैबोरेट करेंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान। ठीक है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और उसके ऑब्जेक्टिव फीचर जो मैंने भी आपको थोड़े से बताए, उसके बारे में अब आज आपका टास्क है इसके बारे में पहले और डिटेल में पढ़ो, और फिर इसका आंसर जो है वो देने की कोशिश करना, मतलब लिखना अपने पास 150 वर्ड्स में। मेंस का ये क्वेश्चन है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। आज ज्यादा लंबे जो है वो हमारे पास टॉपिक्स जो है वो थे नहीं, मतलब टॉपिक्स तो उतने पूरे ही थे, बट उनका जो मेन जो उनके अंदर काम की चीज थी वो काफी कम थी। राइट, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है गाइस कि अब देखो क्या है कि आप लोग हमारे पास इसलिए पढ़ रहे हो कि हम आपको प्रिसाइज सटीक तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर जानकारी के साथ चीजें जो है वो प्रोवाइड कराएं। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है होता है कि आपका टाइम जो है बचाया जाए अननेसेसरली चीजों को। मैं मेरा भी देखो, कई बार बीच में मुझे स्टूडेंट्स ने लिखा था कि सर आप जो है वो कई बार आप टॉपिक्स को जो है वो खींचते हो कुछ एग्जांपल्स बताकर। देखो यार, जब रिक्वायरमेंट होती है ना तब मैं वो चीज करता हूँ। जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, जब मुझे पता है कि यार आपको जो है वो चीजें समझ में आ गई, तो मैं फिर आगे जो है बढ़ जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार चीजें समझ में नहीं आ रही, इस एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू चीजें समझाना जरूरी है, तब मैं फिर अपने एग्जाम्पल जो है वो देता हूँ। तो आप कभी ये मत सोचा करिए कि अननेसेसरली टॉपिक जो है वो खींचा जा रहा है, या फिर अननेसेसरली जो है वो शॉर्ट बनाया जा रहा है टॉपिक को। नहीं, जो चीज काम की है वो काम की है भाई। तो ये कहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक टॉपिक को गाइस मैं आप लोग तक लाने के लिए पहले भी बता चुका हूँ, कम से कम 4 से 5 बार जो है वो अलग अलग आर्टिकल्स को कवर अप करता हूँ, जिससे कि पूरा टॉपिक आपको मिले। और बाय द वे चलो, एक एक चीज पर और बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। किस किस को पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, गजब कर दिया भाई। कल एक नोटिफिकेशन आया था, और कल ही मेरी एक मीडिया के एक व्यक्ति से जो है वो चर्चा हो रही थी। मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं, तो मीडिया से बिलोंग करते हैं। जब उनके पास सर्कुलर आया कि भाई, तो उनने मुझे बताया कि यार कि कमलाश भाई ये सर्कुलर जो है वो आया है, तब मैंने कल ही उनसे बोला था कि यार बहुत बड़ा कुछ कदम जो है वो होने वाला है, कि अब देखना। और हुआ यही कि हमने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी। अब रिटेलिएट पाकिस्तान कैसे करेगा तो उसको देखना जो है बाकी है। बाकी आपको ऑलरेडी पता है, कल सर्कुलर आया था, किस किस को पता है कल के सर्कुलर के बारे में? कि हम लोग क्या ड्रिल जो है वो कंडक्ट होगी, सायरन्स वगैरह अगर बजेंगे तो पूरे लाइट्स वगैरह जो है वो ऑफ जो है वो कर देनी है। अब देखो सिचुएशन जो है वो कितनी गंभीर होगी। अच्छा, इसी बीच पता है, कल इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा यार। आप अभी टाइम मिले आपको तो सर्च करना। पता है उस आर्टिकल में एक रिसर्च पेपर था जो 2018-19 में पब्लिश हुआ था। उस रिसर्च पेपर में पहले ही बता दिया गया था कि इंडिया के अंदर 2025 में जो है वो हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक्स हो। और उस रिसर्च पेपर में सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं क्या थी? वो ये थी कि करीब 80 से 120 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिगर मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल, इतने लोग मारे जा सकते हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग था। इवन एक और मैंने एक रील जो है वो देखी थी, जिसमें रणवीर अलावादिया, आप लोग जानते होंगे, काफी फेमस वो है यूट्यूबर, और वो पॉडकास्ट वगैरह कंडक्ट करता है। तो उसकी एक रील थी बहुत पुरानी, उसने एक संत, साधु संत के साथ रील जो है बनाई थी, जिन्होंने बोला था कि एस्ट्रोलॉजी के भी अकॉर्डिंग
जो नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी जो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि यार 2025 में वॉर होने की समस्या है। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, अब देखो, लेट्स सी। बट हाँ, अपन को तो मेनली जो चीज फैक्ट्स है उस पर जो है वो काम करना है, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना रहता। बट हाँ, दिमाग में रखना जरूरी है। बट आप आने वाले समय के अधिकारी हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कल की ही बात थी, और आज सुबह उस मीडिया वाले का मेरे पास फोन आया, बोलता है यार कमलाश भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला था कि ये बिल्कुल जो है वो, कल आपने बोला, कल रात में मेरी 10 बजे उससे जो है वो बात हुई थी, जब 9 या 10 बजे कह रहा हूँ, तब उसने मुझे बताया कि यार ये सर्कुलर जो है वो जारी हुआ है कि 7 तारीख को जो है वो एक ड्रिल जो है वो कंडक्ट होगी, जिसमें लाइट्स वगैरह जो है वो ऑफ करना पड़ेगा, ब्लैकआउट जो है वो करना पड़ेगा। ये सिविलियंस को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है कि अगर अटैक की स्थिति होगी तो आप कैसे प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि लाइट्स वगैरह इसलिए ऑफ की जाती है कि ऊपर से फ्लाइट अगर निकले तो उसको जहां पर लाइट दिखेगी वहां पर बॉम्ब फेंक देंगे, सिटीज वगैरह में, है ना। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए इन्होंने ये ड्रिल कंडक्ट करने की प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। तो जैसे ही ये उनने बोला, तो मैंने बोला कि भाई इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, और देखना कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा अब। क्योंकि ऐसी ड्रिल के ऑर्डर्स आते नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है उड़ीसा कैडर में, आईएएस है, जिसका नाम है सोमेश उपाध्याय। कल उसकी भी मैंने वो देखी, उसके मेरे साथ कनेक्टेड है वो। तो उसको मैंने देखा, उसने भी अपना एक वीडियो जो है वो, वही मीडिया के सामने वीडियो देना पड़ता है ना, वीडियो बाइट जिसको बोलते हैं, मीडिया बाइट लेती है जो। तो वो उसकी बाइट भी मैंने जो है वो सुनी। तो भाई देखो क्या होता है। तो आपका क्या अनुमान है, मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो जरूर बताना। तो चलो बस, अब मिलूंगा मैं आपसे कहीं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।